एफएम न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ नेहा वालिया। रुक करेंगे इस वक्त की अहम खबर का। लता मंगेशकर की हालत से जुड़ी इस वक्त हमारे पास खबर आ रही है। उनकी हालत में कुछ दिन पहले ही सुधार हुआ था, लेकिन अभी खबर जो है वो ये कि उन्हें फिर से वेंटिलेटर पर रख दिया गया है। डॉक्टर्स बारीकी से उनकी हालत पर नजर बनाए हुए हैं। उनकी सेहत को फिर से दुरुस्त बनाने के लिए हर संभव उपाय किया जा रहा है। 92 साल की लता मंगेशकर 8 जनवरी से अस्पताल में है, जहां निमोनिया होने के बाद भारत रत्न सुर सामग्री उन्हें भर्ती कराया गया था। मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में उनका इलाज चल रहा है, जो उनके घर लता कुंज से महज 500 मीटर की दूरी पर है। डॉक्टर प्रतीत समदानी उनका इलाज कर रहे हैं, जो फेफड़ों के मामलों में विशेषज्ञ हैं। उन्होंने ही लता जी की हेल्थ का अपडेट दिया है। 28 दिन से अस्पताल में इलाज करा रही लता मंगेशकर पर दवाओं का अच्छा असर हो रहा था, जिसके बाद उन्हें वेंटिलेटर से हटाकर आईसीयू में शिफ्ट कर दिया गया था और माना जा रहा था कि वो जल्द ही स्वस्थ होकर घर आ जाएंगी। लेकिन आज की खबर से उनके फैंस की चिंता और ज्यादा बढ़ गई है। साथ ही इंडस्ट्री के लोगों में भी उनकी हालत में जल्द से सुधार की कामना लगातार की जा रही है। डॉक्टर्स का कहना है कि वो निमोनिया से रिकवर हुई थी और उन्होंने आंखें भी खोली थी। महाराष्ट्र सरकार भी लगातार उनकी हेल्थ पर नजर बनाए हुए हैं। महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने पिछले हफ्ते मीडिया से बातचीत करते हुए ये जानकारी दी थी कि वो निमोनिया से ठीक हो चुकी हैं। कोविड-19 के बाद डॉक्टर्स इस बात का विशेष ध्यान रख रहे हैं कि इलाज में किसी भी तरह की कोई लापरवाही ना रह जाए, लेकिन डॉक्टर्स ने उनकी पुरानी बीमारियों को ध्यान में रखकर इस बात की चिंता भी जाहिर की थी कि दवाओं को काम करने में समय लग रहा है। आज उत्तराखंड पहुंचे और इस दौरान उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत समेत तमाम नेता भी मौजूद रहे। राहुल गांधी ने जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि अंग्रेजों से लड़ाई किसानों मजदूरों ने लड़ी थी। हिंदुस्तान के किसानों ने और मजदूरों ने लड़ी थी। उसके बाद हरी क्रांति, कांग्रेस पार्टी, लोग कहते हैं कांग्रेस पार्टी ने हरी क्रांति दी। नहीं, कांग्रेस पार्टी ने किसानों के साथ पार्टनरशिप बना के देश को हरी क्रांति दी थी। पसीना, खून पसीना हिंदुस्तान के किसान ने दिया था। और मैं आजादी की बात की, हरी क्रांति की बात की, बहुत और ऐसे उदाहरण दे सकता हूं। इसको आप भी जानते, पूरा देश जानता है। आपने देश की सरकार को बताया कि हिंदुस्तान की सच्चाई से हम नहीं हटने वाले हैं। आप हमें ना खरीद सकते हो, ना डरा सकते हो, ना दबा सकते हो, हम नहीं हटेंगे। गोवा विधानसभा चुनाव में बेरोजगारी और महिलाओं की सुरक्षा को बड़ा मुद्दा बताते हुए कांग्रेस ने बीजेपी की प्रमोद सावंत सरकार पर करारा हमला किया है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने गोवा चुनाव में कांग्रेस के प्रभारी दिनेश गुंडूराव और अलका लांबा की मौजूदगी में बढ़ती बेरोजगारी और महिलाओं की सुरक्षा से जुड़े मामले के ऊपर एक बुकलेट रिलीज किया है। इस मौके पर रणदीप सिंह सुरजेवाला ने कहा कि गोवा सरकार युवाओं को नौकरी देने में असफल रही है और राज्य में रोजगार युवाओं की संख्या पिछले 5 सालों में काफी बढ़ी है। महिला सुरक्षा के मुद्दे पर सुरजेवाला ने प्रमोद सावंत के साथ साथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर को भी आड़े हाथों लिया है। सुरजेवाला ने कहा, केंद्र सरकार भी निर्भया फंड के 6000 करोड़ में से करीब 2000 करोड़ रुपए का उपयोग कभी उन्होंने किया ही नहीं। रणदीप सिंह सुरजेवाला यही नहीं रुके, उन्होंने गोवा में तृणमूल कांग्रेस के चुनावी अभियान के ऊपर कहा, ममता बनर्जी का सम्मान कांग्रेस पार्टी करती है, क्योंकि एक समय वो कांग्रेस परिवार का हिस्सा थी। लेकिन आज ममता बनर्जी और तृणमूल कांग्रेस को सोचना चाहिए कि गोवा में उनका चुनावी अभियान कहीं जाने अनजाने में बीजेपी की तो मदद नहीं कर रहा। बढ़ते आगे, एआईएमआईएम सांसद असदुद्दीन ओवैसी पर फायरिंग की घटना की सभी ने कड़ी निंदा की है। सभी दलों के नेताओं ने एक बार एक ही स्वर में कहा कि लोकतंत्र में हिंसा का कोई स्थान नहीं, कोई जगह नहीं है। बीजेपी के राज्यसभा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने भी इस घटना की निंदा की है।
कहा है कि सिर्फ तर्कहीन कट्टरपंथी ही सांसद ओवैसी की हत्या करना चाहेंगे। स्वामी ने ट्वीट कर कहा कि ओवैसी राष्ट्रवादी न होते हुए भी देशभक्त है। अपने बयानों और तर्कों से सुर्खियों में रहने वाले बीजेपी सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा कि तर्क परंपरा में विश्वास न करने वाले कट्टरपंथी ही केवल यानी सिर्फ सांसद ओवैसी की हत्या करना चाहेंगे। ओवैसी भले ही राष्ट्रवादी ना हो मगर वो देशभक्त है। सिर्फ अंतर इतना है कि ओवैसी हमारे देश की रक्षा करेंगे, लेकिन वो ये नहीं मानते कि वो हिंदू और मुसलमानों का डीएनए एक ही है। हमें उनके मुखर तर्कों का सम्मान करना चाहिए, न कि लोगों को बर्बरता पर उतर आना चाहिए। सुब्रमण्यम स्वामी ओवैसी पर यह राय पहले भी दे चुके हैं। साल 2016 में उन्होंने कहा था कि ओवैसी देशभक्त हैं क्योंकि वो विदेश में भारत को डिफेंड करते हैं। हालांकि वो राष्ट्रवादी नहीं है क्योंकि वो अपने पूर्वजों को हिंदू के रूप में स्वीकार नहीं करते। आगे 5 बार के पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री और शिरोमणि अकाली दल के नेता प्रकाश सिंह बादल की तबीयत बिगड़ गई है, जिसके बाद उन्हें मुक्तसर से चंडीगढ़ पीजीआई शिफ्ट किया गया है। यहां उनका चेकअप किया जाएगा, जिसके बाद पता चलेगा कि आखिर उन्हें क्या हुआ है। लंबे विधानसभा क्षेत्र से उम्मीदवार प्रकाश सिंह बादल हाल ही में कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे, जिसके बाद उनका इलाज किया गया। कोरोना की चपेट में आने के बाद उन्हें लुधियाना के जीएमसी अस्पताल में भर्ती कराया गया। बाद में उनकी कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव आ गई थी। देश की दूसरी सबसे पुरानी पार्टी शिरोमणि अकाली दल के लिए पंजाब विधानसभा चुनाव 2022 की राह आसान नहीं लग रही और एक तरफ 2017 में चुनाव में कांग्रेस ने शिरोमणि अकाली दल से सत्ता छीनी थी, तो वहीं 2017 के चुनाव में ही आम आदमी पार्टी की दमदार मौजूदगी ने इस पार्टी को तीसरे स्थान पर पहुंचा दिया है। अब इस चुनाव में ये दोनों राजनीतिक दल शिरोमणि अकाली दल के लिए मजबूत चुनौती बने हुए हैं। साथ ही पार्टी के सामने इस चुनाव में संगठन कार्यकर्ताओं का मनोबल और पार्टी की इमेज बनाना भी चुनौती है। लेकिन इसी बीच खबर यह भी है कि पूर्व सीएम प्रकाश सिंह बादल की तबीयत अचानक खराब हो गई है। और सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों को निर्देश दिया है कि कोविड से जान गंवाने वालों के परिजनों को अनुग्रह राशि देने के मामले में किसी को तकनीकी आधार पर इनकार ना किया जाए, यानी मना ना किया जाए। कोर्ट ने राज्यों को कड़ी फटकार लगाकर कहा कि आप तकनीकी आधार पर क्लेम रिजेक्ट नहीं कर सकते। अगर कोई तकनीकी गड़बड़ी पाई जाती है तो संबंधित राज्यों को उन्हें त्रुटि ठीक करने का मौका देना चाहिए। इसके साथ ही जस्टिस MR शाह और BV नागरिकता की पीठ ने राज्यों को कहा कि इससे आप कोई चैरिटी ना समझे, क्योंकि आप कोई चैरिटी नहीं कर रहे हैं, ये आपका फर्ज है और आपको दावा प्राप्त होने के 10 दिन के अंदर मुआवजे का भुगतान कर देना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने मामले में राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों को निर्देश दिया कि वो राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के सदस्य सचिव के साथ समन्वय करने के लिए एक नोडल अधिकारी नियुक्त करें ताकि पीड़ित परिवारों को अनुग्रह राशि का भुगतान किया जा सके। बताते चले कि शीर्ष अदालत ने राज्य सरकारों को शुक्रवार से 1 हफ्ते के अंदर संबंधित राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के पास नाम, पता और मृत्यु प्रमाण पत्र के साथ साथ अनाथों के संबंध में पूर्ण विवरण उपलब्ध कराने का आदेश दिया है। कोर्ट ने कहा कि इसमें विफल रहने पर मामले को गंभीरता से लिया जाएगा। ना सिर्फ इतना बल्कि कोविड से जान गंवाने वाले पारसी समुदाय के लोगों के शवों को पारंपरिक अंतिम संस्कार के लिए प्रोटोकॉल और मानक संचालन प्रक्रिया पर केंद्र और पारसी समुदाय के बीच बनी सहमति को शुक्रवार को मंजूरी दे दी गई। इसके तहत पक्षियों या जंतुओं के किसी संपर्क को रोकने के लिए टावर ऑफ साइलेंस में धातु का बना एक जाल लगाया जाएगा। जस्टिस DY चंद्रचूड़ और सूर्यकांत की पीठ ने उस सहमति का भी जिक्र किया जिस पर केंद्र और सूरत पारसी पंचायत बोर्ड पहुंचा है। इसके साथ ही पीठ ने गुजरात उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ एक अपील का निस्तारण कर दिया। इससे पहले की सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जन स्वास्थ्य प्रोटोकॉल सुनिश्चित करते हुए अंतिम जो संस्कार है उसके लिए SOP में बदलाव करने पर फिर से विचार करने के लिए याचिकाकर्ताओं और पारसी धर्म के गणमान्य लोगों के साथ विचार विमर्श किया जाए ताकि धार्मिक भावनाएं भी आहत ना हो और सार्वजनिक स्वास्थ्य पर भी असर ना पड़े। बताते चले कि कोरोना महामारी के दौर में संस्कार में पारसी धर्म में किए जाने वाले इस अंतिम संस्कार में सरकार की तरफ से जो विधि पर आपत्ति जताई और सुप्रीम कोर्ट में हल्फनामा दायर किया गया था।
उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव के लिए सभी दलों ने अपनी पूरी ताकत झोंक रखी है। प्रियंका गांधी लगातार कांग्रेस के पक्ष में अभियान भी चला रही हैं, लोगों से मिल रही हैं, मुलाकात कर रही हैं और उनकी बातें सुनते हुए उनके समक्ष अपनी बात भी रख रही हैं। प्रियंका गांधी ने अलीगढ़ के खैर प्रखंड में लोगों से मुलाकात की, बातचीत की। इस दौरान रोजगार समेत तमाम मसलों पर बातचीत करती नजर आई हैं। जनता से संवाद के दौरान कांग्रेस नेता ने कहा, कोई कह रहा है चर्बी निकाल देंगे, कोई कह रहा है गर्मी निकाल देंगे, लेकिन हम कह रहे हैं भर्ती निकलवाओ। बड़ी संख्या में नौजवान बेरोजगार हैं, पद भी खाली पड़े हैं, इसलिए अगर भर्ती निकाली जाती है तो नौजवानों को रोजगार मिलेगा। उन्होंने कहा, ऐसे लोगों को खारिज कीजिए जो चर्बी और गर्मी निकालने की बात करते हैं, बल्कि इस बार वोट भर्ती निकालने की बात करने वालों को दीजिए। क्या कुछ वो बातचीत करती नजर आई हैं, आपको सुनवाते हैं। हम कह रहे हैं भर्ती निकलवाओ, है ना। ये नौजवान तमाम पड़े हुए बेरोजगार, भर्तियां पड़ी हुई हैं, 12 लाख खाली पद पड़े हैं सरकार में। हम ये कह रहे हैं कि चुनाव के समय ये बातें होनी चाहिए। और अब खबर बिहार से है। बिहार से एक बार फिर लचर स्वास्थ्य व्यवस्था की तस्वीर सामने आई। बिहार शरीफ से एक ऐसी तस्वीर सामने आई जो बिहार के स्वास्थ्य व्यवस्था के खस्ता हालात को बयां कर रही है। बिहार शरीफ सदर अस्पताल से आई इस वीडियो में एक व्यक्ति मरीज को गोद में लिए हुए दिखाई दे रहा है, तो वहीं दूसरे शख्स ऑक्सीजन सिलेंडर पकड़ा हुआ आप देख सकते हैं। अस्पताल की तरफ से कोई अटेंडेंट भी इन्हें नहीं मिल पाया है, ना ही स्ट्रेचर मरीज को दिलाया गया। मामला मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के गृह जिले का है। सोशल मीडिया पर यह वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। लोग इस वीडियो को लेकर नीतीश सरकार की आलोचना भी करते नजर आ रहे हैं। और महाराष्ट्र में कोविड-19 के मामले शुक्रवार को एक महीने के निचले स्तर पर आ गए हैं। मुंबई शहर में लगातार दूसरे दिन 900 से कम मामले दर्ज किए गए। राज्य में शुक्रवार को 13,840 नए मामले दर्ज किए गए हैं, जो कि 3 जनवरी के बाद सबसे कम है। यह भी बता दें कि 3 जनवरी को 12,107 मामले सामने आए थे। हालांकि मामले कम हुए हैं, लेकिन राज्य में कोविड से होने वाली मौतों में मामूली वृद्धि दर्ज की गई है। एक दिन पहले दर्ज की गई 75 मौतों के मुकाबले शुक्रवार को कोरोना संक्रमित 81 मौतें हुई। स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने शुक्रवार को कहा कि उन्हें उम्मीद है कि मार्च के पहले सप्ताह के आसपास राज्य में तीसरी लहर कम हो जाएगी। टोपे ने कहा, राज्य के अधिकांश बड़े जिलों में मामलों में गिरावट शुरू हो गई है, लेकिन कुछ जिले ऐसे हैं जो इस समय पीक पर हैं और इसीलिए हमारा अनुमान है कि मार्च की शुरुआत तक तीसरी लहर कम होने लगेगी। स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक राज्य के 3 शहरों में पिछले 24 घंटों में संक्रमण के 1000 से ज्यादा मामले दर्ज किए जा चुके हैं। इनमें पुणे में 2126 मामले, नागपुर में 1175 मामले और पिंपरी चिंचवड़ में 1079 मामले सामने आए हैं। गौरतलब है कि राज्य में कोरोना से अब तक 77,82,640 लोग संक्रमित हो चुके हैं। इनमें से 72,91,769 ठीक भी हुए हैं। जानलेवा बीमारी से प्रदेश में कुल 1,42,940 लोगों की अब तक मौत हो चुकी है। और अब बात करेंगे मथुरा की, क्योंकि मथुरा के बांके बिहारी मंदिर से अद्भुत नजारा सामने आया है। बांके बिहारी मंदिर में बसंत पंचमी के मौके पर होली खेली गई है। तस्वीरें देखिए, अपने आप में ही बेहद खुश कर देने वाले ये दृश्य। ऋतुराज का मथुरा में वृंदावन में रंगों से स्वागत किया गया है। भक्तों ने फूलों और गुलाल से होली खेली है। ठाकुर बांके बिहारी मंदिर में बसंत पंचमी के मौके पर ठाकुर जी ने ब्रज में भक्तों के साथ अबीर गुलाल से होली खेलकर 40 दिवसीय फाग महोत्सव की शुरुआत की। मंदिर में सेवायतों ने ठाकुर जी को गुलाल अर्पित करने के बाद श्रद्धालुओं पर गुलाल से भरे थाल से गुलाल की बौछार की है। बताते चलें कि ब्रज में बसंत पंचमी के मौके पर होली खेलने के साथ ही यहां करीब सभी मंदिर में होली महोत्सव का आगाज हो जाता है, जो आज से हो चुका है। अब ऐसे में यहां पर 40 दिनों तक होली के मौके पर मथुरा, वृंदावन, बरसाना, नंदगांव में प्रमुख कार्यक्रम होते हैं। यही नहीं, भक्त बसंत लगते ही नंदगांव और बरसाना में लठमार होली की तैयारी में जुट जाते हैं। दुनिया भर में लठमार होली काफी प्रसिद्ध है। मथुरा होली के कार्यक्रम को लेकर हमेशा से ही सुर्खियां भी बटोरते हुए नजर आया है। यहां होली के कार्यक्रम देखने लायक होते हैं। यही कारण है कि देश भर में, विश्व के कोने कोने से लोग यहां पर होली का आनंद लेते नजर आते हैं। दूर दूर से लोग यहां पर पहुंचते हैं और ये तस्वीरें हर किसी को मंत्र मुग्ध कर देने वाली। 40 दिन पहले यानी आज बसंत पंचमी के अवसर पर
होली की शुरुआत कर दी गई है। ऋतुराज का वृंदावन में रंगों से भव्य स्वागत किया गया है और लोग यहां पर खूब आनंद लेते नजर आए। वहीं केंद्र सरकार सोशल मीडिया कंपनियों के लिए कड़े कदम बनाने पर विचार कर रही है। इस बात की जानकारी इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव ने दी है। उन्होंने कहा है कि अगर संसद में राजनीतिक सहमति बन जाती है तो इंटरनेट पर नागरिकों की सुरक्षा के लिए सरकार सोशल मीडिया कंपनियों के लिए नियम कड़े कर देगी। कांग्रेस सांसद आनंद शर्मा के सवाल का जवाब देते हुए उन्होंने ये बात कही है। आनंद शर्मा ने पूछा था कि सोशल मीडिया के दुरुपयोग को रोकने के लिए क्या किया जा रहा है। वैष्णव ने कहा कि कड़े नियमों की वजह से नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित होगी। उन्होंने कहा कि सरकार संवैधानिक दायरे में रहकर काम कर रही है। इसमें राज्य और केंद्र के कामों को भी बताया गया है। रिपोर्ट्स के आधार पर लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसियां अपना काम कर रही हैं। इसके अलावा सेंट्रल पोर्टल भी है जहां पर शिकायत दर्ज करवाई जा सकती है। राज्यसभा से बीजेपी सांसद सुशील मोदी द्वारा बोली ऐप के मामलों पर एक सवाल के जवाब में आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव कहते हैं कि महिलाओं की गरिमा की रक्षा करना हमारे लिए एक मौलिक निर्माण है। हम इस मुद्दे पर समझौता नहीं कर सकते। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 11वीं सदी के भक्ति शाखा के संत श्री रामानुजाचार्य की स्मृति में आज हैदराबाद में स्टैच्यू ऑफ इक्वालिटी प्रतिमा का अनावरण कर इसे राष्ट्र को समर्पित करेंगे। इसके अलावा प्रधानमंत्री राज्य के पाटन चेरू में अंतर्राष्ट्रीय फसल अनुसंधान संस्थान के अर्ध शुष्क उष्ण कटिबंधीय परिसर का दौरा कर संस्थान की 50वीं वर्षगांठ समारोह का भी शुभारंभ करेंगे। आधिकारिक सूत्रों के मुताबिक तेलंगाना के मुख्य सचिव सोमेश कुमार और पुलिस महानिदेशक एम महेंद्र रेड्डी ने प्रधानमंत्री के दौरे की तैयारियों का शुक्रवार को जायजा लिया। रुक करेंगे कुछ अंतर्राष्ट्रीय खबरों का। ईरान और विश्व के कुछ शक्तिशाली देशों के बीच हुए 2015 के परमाणु समझौते को बचाने के उद्देश्य से जारी वार्ता के एक महत्वपूर्ण चरण में प्रवेश करने के बीच अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन के प्रशासन ने शुक्रवार को ईरानी परमाणु कार्यक्रम के लिए प्रतिबंधों में कुछ राहत बहाल की है। अमेरिकी वार्ताकार इस अहम सत्र के लिए वियना गए हैं। इस बीच अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने ईरान के असैन्य परमाणु गतिविधियों से संबंधित कई प्रतिबंधों से छूट देने के लिए हस्ताक्षर किए। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के प्रशासन ने यह छूट खत्म कर दी थी। इन छूटों का उद्देश्य ईरान को 2015 के समझौते के पालन के लिए लुभाना है, जिसका वो उस समय से उल्लंघन कर रहा है जब ट्रंप 2018 में समझौते से पीछे हट गए थे और ईरान पर अमेरिकी प्रतिबंधों को फिर से लागू कर दिया था। अमेरिकी अधिकारियों ने कहा है कि समझौते को वापस लेने के लिए समर्थन जुटाना जरूरी है। उन्होंने इस बात से इनकार किया कि वो ईरान को कोई रियायत दे रहे हैं। अधिकारियों ने कहा कि अन्य पक्षों ब्रिटेन, चीन, फ्रांस, जर्मनी, रूस और यूरोपीय संघ को समझौते की वार्ता में शामिल करने के लिए छूट जरूरी है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता नेड प्राइस ने ट्वीट किया, हमने ईरान को प्रतिबंधों से राहत नहीं दी। हम ईरान के संयुक्त व्यापक कार्य योजना के तहत अपनी प्रतिबद्धताओं पर वापस लौटने तक ऐसा नहीं करेंगे। ईरान का कहना है कि वो समझौते की शर्तों का सम्मान नहीं कर रहा क्योंकि अमेरिका ही पहले से इससे अलग हो गया था। ईरान ने सभी प्रतिबंधों से राहत की बहाली की मांग की है। उधर फ्रांस के राष्ट्रपति और जर्मन के चांसलर आगामी सप्ताह में रूस और यूक्रेन की यात्रा करेंगे। इस यात्रा से यूक्रेन को लेकर बढ़ते तनाव से निपटने के लिए रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ बातचीत कर इसका हल तलाशने के लिए राजनयिक प्रयासों को बल मिलेगा। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों सोमवार को मॉस्को और मंगलवार को कीव की यात्रा करेंगे, जबकि जर्मनी के चांसलर ओलाफ शोलेज 14 फरवरी को और 15 फरवरी को मॉस्को की यात्रा करेंगे। ये उच्च स्तरीय यात्राएं ऐसे समय में हो रही हैं जब चीन ने यूक्रेन को शामिल कर नाटो को विस्तार करने से रोकने संबंधी रूस की मांग का समर्थन किया। अमेरिका ने बृहस्पतिवार को क्रेमलिन पर आरोप लगाया कि रूस यूक्रेन की सेना के एक फर्जी हमले की साजिश रच रहा है ताकि इसके जवाब में मॉस्को इस पड़ोसी देश के खिलाफ सैन्य कार्रवाई कर सके। अमेरिका ने इन दावों के समर्थन में विस्तृत जानकारी नहीं दी है। हालांकि रूस ने इन दावों को अस्वीकार किया। फ्रांस नाटो में एक प्रमुख सदस्य देश है और संभावित रूसी कार्रवाई के जवाब में गठबंधन की तैयारी के तहत रोमानिया में सैनिकों को भेज रहा है। मैक्रों भी पुतिन के साथ बातचीत पर सक्रिय रूप से जोर दे रहे हैं और उन्होंने
हाल ही में हफ्तों में उनसे कई बार बातचीत की है। मैक्रों के कार्यकाल ने शुक्रवार को उन्होंने कहा कि दोनों नेता सोमवार को प्रत्यक्ष मुलाकात करेंगे। मैक्रों भू राजनीतिक परिदृश्य में अमेरिका से अलग रास्ता अपनाने की फ्रांसीसी परंपरा का पालन कर रहे हैं। साथ ही संकट के समय में अपनी छाप छोड़ने और यूरोप के हितों की रक्षा करने की कोशिश भी उनकी तरफ से की जा रही है। फिलहाल दिन भर की बड़ी खबरों में मेरे साथ बस इतना ही। देखते रहिए FM न्यूज़। दीजिए इजाजत। नमस्कार।